सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बोहर की थ्योरी को फेल कर दिया गया था, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने क्लियर कर दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके अंदर वेव के साथ साथ आपका पार्टिकल करैक्टर भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, जो बोहर की थ्योरी थी उसने काफ़ी चीज़ें नहीं समझाई थी। ठीक है, और उनमें से जो दो मेजर ड्रॉबैक थे वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थे। डी ब्रॉगली बेसिकली बोहर का ही स्टूडेंट था, ठीक है, जिसने क्या कहते हैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा। उसने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को फॉलो किया। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जो वेव्स होती हैं उनके अंदर पार्टिकल करैक्टर होता है, लेकिन डी ब्रॉगली ने यह कहा कि जो पार्टिकल होता है उसके अंदर भी वेव करैक्टर होता है, यानी कि पार्टिकल ऑल्सो हैज़ डुअल करैक्टर, यानी कि पार्टिकल के अंदर मैटर करैक्टर भी होता है, या मैटर हैज़ डुअल करैक्टर, यानी मैटर के अंदर पार्टिकल करैक्टर भी होता है और वेव करैक्टर भी होता है। जिस तरह रेडिएशन के अंदर वेव के साथ साथ पार्टिकल करैक्टर होता है। तो इसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, every particle, every matter are associated with dual character. That is, it has both particle and wave character. ठीक है, पार्टिकल भी होता है और साथ के साथ क्या होता है इसके अंदर वेव करैक्टर भी होता है। ओके, इसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे कहा गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एक आइडिया। ठीक है, एक प्रपोजल हो गया कह दो, या आप कह दो आइडिया। किसने एक आइडिया देता है, ठीक है। ये अलग बात है कि ये आइडिया आगे जाके क्या हो गया था, प्रूव भी हो गया था। ठीक है, इसने कहा था कि दी moving subatomic particle like electron has wave character associated with it। ठीक है, मतलब जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके कौन सा करैक्टर होता है, आपका वेव करैक्टर होता है एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, और उसने कहा था द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये इसने कहा था। यहाँ पे एच उसने दिया था क्या, प्लैंक कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा कि वो प्लैंक को ही फॉलो कर रहा था। प्लैंक ने कहा था कि वेव के अंदर पार्टिकल करैक्टर, उसने कहा था पार्टिकल के अंदर वेव करैक्टर है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये उसने कहा था, जैसे प्लैंक ने लिया था वही चीज़ ने भी दी थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, प्लैंक का ही कंसेप्ट जो था वो ये था कि जो मोमेंटम होता है, जो वेव मूव करता है, ठीक है, वो बेसिकली किस पे, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो उसने वही चीज़ ली थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ पे एम बी क्या है, आपका मोमेंटम। तो आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, फिर पी इज़ मोमेंटम, पी इज़ मोमेंटम। तो ये इसने अपना एक कंसेप्ट रखा था, नोट करो। तो डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव और पायलट वेव कहा गया ऐसी वेव को जिसके अंदर पार्टिकल करैक्टर था एसोसिएटेड, यानी कि कोई वेव के अंदर पार्टिकल करैक्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। और वैसे भी जो भी कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके अंदर क्या होगा, वेव करैक्टर होगा। डी ब्रॉगली ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट रखा। वो उसने, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसने किस तरह बताया कि पार्टिकल के अंदर वेव करैक्टर भी होगा, लेकिन याद रखें किसी के अंदर वेव करैक्टर कम है तो पार्टिकल करैक्टर ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट लेके चलता हूँ। एक मैं ले रहा हूँ, बॉल ले रहा हूँ, ठीक है, से एक क्रिकेट बॉल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका मास मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम। ओके, वेलोसिटी ले रहा हूँ मैं मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
सबसे पहले तो आपको बेटा इस 100 ग्राम को केजी में करना पड़ेगा, विच इज़ 0.1 केजी, ठीक है, वेलोसिटी में बताएं। तो लैम्डा अगर हम निकालें तो आएगा, लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H/mv। एच क्या है 6.626 10⁻34 अपॉन में मास कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3.313 इंटू 10⁻34 मीटर, ठीक है। देख लो पहले यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। वैल्यू पुट की है बस, कैलकुलेशन ये पॉइंट हटा के यहाँ पर, ये पॉइंट हटा के यहाँ से 20 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। नाउ अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो बेटा लैम्डा जो क्या है, एच होता है 6.626 10⁻34, मास होता है इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, वेलोसिटी होती है बेटा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो मैं इसको रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये 2.1 और ये 9.1, ठीक है, तो लगभग मैं इसको लेके चलूँ 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 9 ले लेते हैं इसको, और इसका 2.1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पर है 6.626 10⁻34 प्लस 31 माइनस 6, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया आपका 6.626 अपॉन में 18.9 इंटू में कितना आ गया बेटा 639 है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 31 है यहाँ, 31 है और ये -6 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 34 6 40 हो जाता है, 40 में से ये गया तो ये -9 आता है, ठीक है। कितना आता है -9, ओके। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो ऊपर जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा -11, ठीक है। 1 जीरो कर देते हैं, एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम होता है, ओके। अब अगर आप इसको करते हो तो लगभग 18 चौक 72, 18 54, 3.1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ध्यान दो। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हो बेटा तो आएगा 3.313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में अगर आप देखो तो लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, यानी इस रेंज में कोई वेवलेंथ होती नहीं है, कोई वेव होता नहीं है। यानी कि जो एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 100 ग्राम होगा, उसके अंदर पार्टिकल कटर ज़्यादा होगा, वेव कटर क्या होगा, कम होगा। नोट कर लो जल्दी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो वेवलेंथ की रेंज होती है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। जो वेवलेंथ होता है ना वो -6 एंगस्ट्रॉम से 18 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर इस रेंज में आ रहा है कोई तो वेव है, उसके अंदर वेव करेक्टर है, नहीं तो नहीं। अगर आप देखो ये इस रेंज में आ ही नहीं रहा यार, ये बहुत छोटा है, ठीक है, नोट कर लो। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो आता है इसके कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन। देखो बेटा डी ब्रॉगली में जैसा भी हमने देखा कि डेली लाइफ ऑब्जेक्ट के अगर हम फाइंड करें तो उसमें वेवलेंथ की प्रॉपर्टी बहुत कम आती है, यानी वो उसके अंदर वेव करेक्टर ख़त्म होता है। लेकिन हम कहते हैं कि वेव करेक्टर होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर। अब मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो बेटा इसमें आता है कुछ रिलेशंस, ठीक है। आपको रिलेशन कहेगा, जैसे कहेगा डिराइव करना है हमें लैम्डा = H/mc। यहाँ पर c जो होता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए आता है बेटा, तो इसको डिराइव करना कह सकता है, ये पहला है। तो बेटा देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के हिसाब से E = होता है mc², और अकॉर्डिंग टू प्लैंक E ही होता है hc/λ। तो अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ तो यहाँ पर mc² = hc/λ, c से c, तो लैम्डा क्या आ गया H/mc। तो ये हो गया पैरेलल रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो, आपसे कहते हैं रिलेट करो काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ½ mv²। तो यू कैन राइट 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m = v², और यू कैन राइट v = √2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। तो हम जानते हैं लैम्डा होता है बेटा H/mv, तो ये हो जाएगा H/m √में
टू काइनेटिक एनर्जी बाय एम। तो हम इसको ले सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम। ठीक है, ओके, नोट कर लो इतना पहले जल्दी। अब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जैसे अभी एक उन्होंने कहा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी डिराइव करो, कई बार आपसे बोल सकता है लैम्डा इक्वल लैम्डा काइनेटिक एनर्जी रिलेशन करो कई। और एक चीज़ और आती है, देखो हम जानते हैं बिनो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द पोटेंशियल अप्लाइड। भाई जितना पोटेंशियल दोगे और इतना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कम मूवमेंट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ अगर मैं इसको जैसा अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने डिराइव किया था अंडर रूट में। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन में अंडर रूट टू एम क्यू वी। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए रखता हूँ, देखो ध्यान से देखना बेटा, एच है 6.626 10⁻³ अपॉन में अंडर रूट टू एम है 9.1 10⁻31 इंटू में चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1.60 इंटू 10⁻90 अंडर रूट बीट अलग कर देता हूँ। तो जब आप इन सबको सॉल्व करते हो, इस सबको सॉल्व करते हो तो ये आता है बेटा 12.25 अपॉन में अंडर रूट वी। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा बेटा, हमेशा एंगस्ट्रॉम में रखना है क्योंकि मैंने रेंज आपको बता दिया। ठीक है, ओके। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन में, क्योंकि 150 का स्क्वायर 12.25 होता है, करके देख सकते हो आप। ठीक है, ओके। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, जैसा आपसे कहेगा फाइंड वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम व्हेन 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन 20 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अपने कर दी तो कितना आएगा। तो बेटा लैम्डा क्या होता है, ये होता है 150 अपॉन में 20 राइट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा 7.5। तो अंडर रूट 7.5 किसका होता है बेटा, देखो जब कभी ऐसा केस आता है ना आपके सामने, जब कभी आपके सामने ऐसा केस आता है तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हो 9 होता है। तो ऑब्वियस है 4 से 7.5 और 7.5 से 9 के बीच में 9 में कम डिफरेंस है। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं इसको। तो इसमें आप क्या करना, आप जो 3 की वैल्यू है यानी 2 में 2.5 से तो ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर हो गया, 2.5 से तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2.5 और 3 के बीच का मिडिल पॉइंट विच इज़ 2.7, इतना एंगस्ट्रॉम आएगा। आप करके देख सकते हो, लगभग वही क्वेश्चन वही आएगा आपका, अब करोगे ना आपकी वैल्यू वही आएगी, नोट कर लो। तो अब हमें करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको यहाँ तक डीप समझ आ गया होगा कि ये इसने क्या कहा था। हाइजेनबर्ग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसने कहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था बेटा, इसने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन both position and momentum of a moving subatomic particle like electron, proton, neutron, ठीक है, etc. simultaneously with perfect accuracy।
ठीक है। सो हम किसी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक ही साथ नहीं निकाल सकते साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हम उसका नहीं निकाल सकते। ठीक है। इसने यहाँ पे जो दिया वो दिया था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एच कैट अपॉन 2 भी लिख सकते हो। एच कैट का मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। लेकिन इतना ठीक है, ध्यान होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी, या आप इसको कह सकते हैं एरर इन पोजीशन, और आप कह सकते हो लोकेशन। ठीक है। डेल्टा पी क्या होता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी कह दो या एरर कह दो इन वेलोसिटी। ठीक है। यानी ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू इस एच अपन 4 पाई से तो ज़्यादा आएगी, लगभग बराबर आएगी, कम नहीं आ सकती। ठीक है। यानी कि कोई एक चीज़ हाईली अनसर्टेन होगी, अगर कोई एक सर्टेन होगी दूसरी अनसर्टेन होगी। ध्यान देना, अगर कभी डेल्टा एक्स 0 हो गया इसका मतलब एरर 0 हो गया, उसका पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि कुछ कहीं भी हो सकता है, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। इस वक्त जैसे मैं सबएटॉमिक पार्टिकल नहीं हूँ, मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूँ, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, तो मेरी पोजीशन फिक्स है। समझ आई बात नहीं है। मेरी पोजीशन पे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, उनकी वेलोसिटी निकाल से सकता है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल का ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अगर क्या कहते हैं एक वक्त में एक चीज़ निकालें, दो चीज़ निकालने की कोशिश करें, दोनों चीज़ नहीं निकाल सकती। हालांकि अगर जैसे मैं हूँ, मैं भी अगर बहुत तेज़ के भागूंगा तो आप मेरी पोजीशन निकाल सकते हो, मेरी मोमेंटम निकाल सकते हैं, या मेरी मोमेंटम निकाल सकते हो, मेरी पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है। समझ आई बात नहीं है। या अगर मैं कह रहा हूँ अभी, तो अभी मेरी डेल्टा एक्स 0 है, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन फिक्स हो गई है ना, सर्टेन है मेरी पोजीशन ये है। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई पार्टिकल हो, ठीक है, उसकी दोनों चीज़ नहीं निकाल सकती, और सबएटॉमिक पार्टिकल का तो है ही नहीं। ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सबएटॉमिक पार्टिकल का दोनों चीज़ निकाल पाएँ, क्योंकि अगर हमने निकाला, अब ऐसा क्यों कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, देखो बेटा, मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं। ओके। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके। मान लेते हैं, हम जानते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके। मान लेते हैं डेल्टा एक्स पोजीशन फिक्स हो गई है। ठीक है। अगर डेल्टा एक्स पोजीशन फिक्स हो गई तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। अगर दैट इज़ पोजीशन इज सर्टेन, पोजीशन इज फिक्स्ड, लोकेशन इज फिक्स्ड। डेल्टा एक्स एरर है ना, अगर वो फिक्स है मतलब डेल्टा एक्स 0 हो गया, एरर है नहीं, दैट इज़ नो एरर। और अगर नो एरर है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। सो डेल्टा पी विल बी इन्फिनिटी, यानी मोमेंटम का एरर कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा एरर हो जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। सो ये नहीं निकाल सकते हम, इम्पॉसिबल है। ओके। नोट करो। तो अब हमें करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको यहाँ तक डी ब्रॉगली समझ आ गया होगा कि ये इसने क्या कहा था। हाइजेनबर्ग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसने कहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था बेटा, इसने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन both position and momentum of a moving subatomic particle like electron, proton, neutron, ठीक है, एक्सेट्रा, simultaneously with perfect accuracy। ठीक है। सो हम किसी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक ही साथ नहीं निकाल सकते साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हम उसका नहीं निकाल सकते। ठीक है। इसने यहाँ पे जो दिया वो दिया था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है।
आप चाहो तो यहाँ पे एच कैट अपॉन 2 भी लिख सकते हो। एच कैट का मतलब होता है h/2 पाई, ठीक है, लेकिन इतना ठीक है, ध्यान होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी, या आप इसको कह सकते हैं एरर इन पोजीशन, और आप कह सकते हो लोकेशन, ठीक है। डेल्टा पी क्या होता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी कह दो या एरर कह दो इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू इस h/4 से तो ज़्यादा आएगी, लगभग बराबर आएगी, कम नहीं आ सकती, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज़ हाईली अनसर्टेन होगी, अगर कोई एक सर्टेन होगी दूसरी अनसर्टेन होगी। ध्यान देना, अगर कभी डेल्टा एक्स 0 हो गया इसका मतलब एरर 0 हो गया, उसका पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि कुछ कहीं भी हो सकता है, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। इस वक्त जैसे मैं सबॉटोमिक पार्टिकल नहीं हूँ, मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूँ, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, तो मेरी पोजीशन फिक्स है। समझ आई बात नहीं है, मेरी पोजीशन पे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, उनकी वेलोसिटी निकाल से सकता है, लेकिन सबएटॉमिक पार्टिकल का ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अगर क्या कहते हैं एक वक्त में एक चीज़ निकालें, दो चीज़ निकालने की कोशिश करें, दोनों चीज़ नहीं निकल सकती। हालांकि अगर जैसे मैं हूँ, मैं भी अगर बहुत तेज़ के भागूंगा, तो आप मेरी पोजीशन निकाल सकते हो, मेरी मोमेंटम निकाल सकते हैं, या मेरी मोमेंटम निकाल सकते हो, मेरी पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात नहीं है। या अगर मैं कह रहा हूँ अभी, तो अभी मेरी डेल्टा एक्स 0 है, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन फिक्स हो गई है ना, सर्टेन है मेरी पोजीशन ये है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई पार्टिकल हो, ठीक है, उसकी दोनों चीज़ नहीं निकाल सकती, और सबएटॉमिक पार्टिकल का तो है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सबएटॉमिक पार्टिकल का दोनों चीज़ निकाल पाएँ, क्योंकि अगर हमने निकाला, अब ऐसा क्यों कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, देखो बेटा, मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, ओके, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके, मान लेते हैं, हम जानते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ओके। मान लेते हैं डेल्टा एक्स पोजीशन फिक्स हो गई है, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स पोजीशन फिक्स हो गई तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, अगर दैट इज़ पोजीशन इज सर्टेन, पोजीशन इज़ फिक्स्ड, लोकेशन इज़ फिक्स्ड। डेल्टा एक्स एरर है ना, अगर वो फिक्स्ड है मतलब डेल्टा एक्स 0 हो गया, एरर है नहीं, दैट इज़ नो एरर। और अगर नो एरर है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन h/4 पाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू 0, सो डेल्टा पी विल बी इन्फिनिटी, यानी मोमेंटम का एरर कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा एरर हो जाएगा। समझ आई बात नहीं आई, सो ये नहीं निकाल सकते हम, इम्पॉसिबल है, ओके, नोट करो। अब बेटा इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस बनते हैं डिफरेंट अनसर्टेनिटी के, यानी कि एरर इन एनर्जी होगा, एरर इन वेवलेंथ होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करके आता हूँ, सबसे पहला जो इसमें केस आता है, जैसे अभी हमने किया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। तो इसमें जो पहला आ जाता है वो आता है मास का। हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है, यानी कि p जो होता है वो होता है mv, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो डेल्टा p क्या आ जाएगा, m डेल्टा v, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, मास इज़ अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है बेटा एनर्जी के हिसाब से, देखो बेटा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4 पाई, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर दूँ, तो वी नो दैट व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज़ कॉल्ड फोर्स, जैसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एफ h/4 पाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मेरे पास यहाँ पर आता है बेटा डेल्टा टी डॉट डेल्टा एक्स डॉट एफ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डॉट डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, दैट इज़ डेल्टा ई यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अनसर्टेनिटी और एरर इन एनर्जी, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा। ऐसे आ जाता है बेटा तीसरे नंबर पर,
जब वेवलेंथ पे आ जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा लैम्डा होता है h/p। देखो प्राइमरी इक्वेशन यही है, इसी में रखना हमने सब कुछ, देखो इसी में रखना हमने सब कुछ, p रखा हमने इसमें, ठीक है। लैम्डा होता है h/p, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p = h/λ, और मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो डेल्टा p अपॉन में डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो इसको आप ऐसे ले सकते हो, h लैम्डा की पावर -1, h तो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है n x की पावर -1 है ना। तो अगर ये लैम्डा की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 लैम्डा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ -h लैम्डा की पावर -2, ठीक है। हम कभी भी नेगेटिव टर्म लेते नहीं है मोमेंटम के लिए, ठीक है, कभी नेगेटिव लेते नहीं, तो हम उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो हमारे पास डेल्टा p अपॉन में डेल्टा लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन में λ², ठीक है, ओके, ठीक है। पॉजिटिव लिया बेटा मैंने, अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है बेटा, डेल्टा p = h डेल्टा लैम्डा अपॉन में λ², ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन में, तो जो हमारे ये देखो हमेशा हम क्या करें, इसी इक्वेशन में रखते हैं, देखो डेल्टा p निकाल रहा, इसकी वैल्यू इसी भी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा x डॉट डेल्टा p > h/4π। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ डेल्टा x, डेल्टा p रखता हूँ h डेल्टा लैम्डा बाय λ² = h/4π > h। तो एक h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन मिली वो क्या है, डेल्टा x डॉट डेल्टा लैम्डा > λ²/4π, ठीक है। वेयर डेल्टा लैम्डा क्या हो बेटा आपका, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ठीक है। तो ये 2-3 आपके सामने डेरिवेशन है, ठीक है, किसी भी नहीं करा सकता है, जल्दी नोट करो, फिर कराते हैं इसके एक एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, देखो बेटा इसने ना इट टोटली वायलेट बोहर मॉडल, टोटली इसने वायलेट कर दिया बोहर मॉडल को। देखा बोहर गुरु डी ब्रॉगली और ये क्या कहते हैं जितने हैं डी ब्रॉगली और ये चेले, और बताओ इन्होंने इसके कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो टोटली ही ख़त्म कर दिया, डी ब्रॉगली ने आधा तोड़ा था, इसने पूरा तोड़ दिया। इसने क्या बोला, क्योंकि बोहर के हिसाब से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर बेटा जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, ठीक है, या n²/z एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं न्यूक्लियस लेता हूँ, न्यूक्लियस से मुझे डिस्टेंस पता चल गया, यानी कि आई कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी देयर इज नो डेल्टा x। सो अकॉर्डिंग टू बोहर डेल्टा x फॉर इलेक्ट्रॉन इज 0, ओके। मोर ओवर velocity of electron is 2.18 into 10⁶ मीटर/सेकेंड, ओके। ये भी यानी यहाँ पे डेल्टा v भी क्या कर दिया 0, यानी यू कैन एग्जैक्टली फाइंड बोथ द पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एक चीज़ 0 तो दूसरा इन्फिनिट हो जाएगी। इसने कहा दिया दोनों फिक्स हैं, ये देखो दोनों निकाल दिए उसने। तो उसने ये कहा था कि अगर एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मेरे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इतना रेडियस पर है, मतलब ये डिस्टेंस है उसका कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। वो डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो। मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 1 और फर्स्ट ऑर्बिट, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम उसका डिस्टेंस हो गया, पोजीशन आपको उधर गया 0.529 एंगस्ट्रॉम पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज सबॉटॉमिक पार्टिकल, कीप इट इन माइंड। Now what is the electron? What is the velocity of electron which with it is revolving? It is revolving with a speed of 2.1 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। n/z होता है, लेकिन मैं सबको 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी भी फिक्स कर दी उसने और रेडियस भी फिक्स कर दी, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यानी कि ये पूरी थ्योरी क्या होगी, वायलेट होगी, उसका मॉडल क्या हो गया, वायलेट हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको कैसे फाइंड करें। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना उसका जो डायमीटर होता है बेटा,
ठीक है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस न्यूक्लियस के इसी दायरे में कहीं ना कहीं होगा, अनसर्टेन है ना। तो व्हाट इज़ डेल्टा एक्स इक्वल 10⁻⁻15 मीटर। देखो हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रेजेंट नहीं होता। हम मान के चलो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता तो इलेक्ट्रॉन इसी किसी दायरे में होता, इसी किसी डायमीटर में होता। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है 9.1 10⁻⁻31 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम निकालें डेल्टा वी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के हिसाब से एंड डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा वी आ जाएगा बेटा आपका h/4 पाई एम डेल्टा एक्स 6.626 10⁻⁻34 4 इंटू पाई 22 बेटा था 3.14 भी लिख सकते हो, इंटू में मास 9.10⁻31 इंटू में 10⁻15। बेटा देखो इसको सॉल्व जब हम करते हैं यानी कि h/4 पाई इंटू 9.1 ये हमेशा 0.0575 आता है ऑलवेज। तो आप इसको लिख सकते हो 0.0575 इंटू 10 की पावर देखो -34 प्लस 31 प्लस 15। ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 0.0575 इंटू 10 की पावर कितना है 12 और यू कैन हैव 5.75 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ओह नाउ सी कितना बड़ा रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसके जो वेलोसिटी का जो एरर होगा वो इतना मीटर पर सेकंड का होगा, इतना ज़्यादा एरर होगा, इतना ज़्यादा स्पीड से भागेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि किसी पार्टिकल के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव विद द वेलोसिटी इक्वल टू द लाइट। ठीक है, हमेशा जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल लाइट से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पार्टिकल को एक मीडियम चाहिए था प्रोपगेशन के लिए, लाइट को कोई मीडियम ही नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम ही नहीं होगी, कोई दिक्कत। तो ये था बेटा आपका टोटल डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर्स, और उसी में हम कोशिश करेंगे कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को भी हम उसमें ही कवर करें। ठीक है, ओके। सो टिल देन आप मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।